सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फर्स्ट पेपर यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 का नाम है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, यानी कि जो हमारा समाज है इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा में समस्याएं पैदा करती हैं, जिनमें बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं जिसकी वजह से। इसके अलावा किस तरीके से इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए भी बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में सीखने पढ़ने आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा किस तरीके से उनके जीवन को बदलती है और किस तरीके से समाज में कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी के विषय में आज यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में या फिर ये कहें कि पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे समाज के उभरते हुए मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें हम तो सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। इसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप लोग एक महामारी से गुजर रहे हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी। समाज में भी जाति, वर्ग, धर्म, कई चीजों ने समाज को भी बांट दिया है जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी चीजें किस तरीके से हम सामूहिक सद्भाव की भावना को बच्चों में विकसित करें, एक सद्भावना हो, धर्मनिरपेक्षता की तरह बच्चे सोचें कि सभी धर्म समान होते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, इन्हीं सब के विषय में आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो चलिए इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अच्छे से समझ करके क्लियर करेंगे। और आप लोग के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सही होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है। दोस्तों, यूनिवर्सलाइजेशन का क्या अर्थ होता है इसे हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस हैं सार्वभौमिकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ होता है सार्वभौमिकरण, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, ये शब्द आया कहाँ से? सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन जो शब्द है ये आया है इंग्लैंड से। दोस्तों, इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया। तो उस समय इसका उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। और इसी को देखते हुए भारत में भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अभिप्राय यही चीज लिया गया कि कक्षा 1 से 8 तक के जो एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चे हैं इन सभी को शिक्षा सुलभ कराई जाए। और ऐसे बच्चे विद्यालय छोड़ करके ना जाएं, उन्हें विद्यालय में रोके रहना, उन्हें विद्यालय में 100% रोके रहना, यानी कि 100% उन्हें स्कूल में रोके रहना, अच्छे से पढ़ाई करा करके, उन्हें एक्टिविटीज करा करके और कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को उत्तीर्ण कराना है। तो इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में भी सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को सार्थक बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सलाइजेशन शब्द जो है इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिकरण। और भारत में भी अब इसका अर्थ यही है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराई जाए। इसके साथ ही साथ बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से आता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चों को एक साथ एक रूम में बैठा करके, एक क्लासरूम में बैठा करके सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देने को ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बाल श्रम के कारण है गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या की वृद्धि या उपयुक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्यों सही है? क्योंकि बाल श्रम, बच्चा तभी बाल श्रम करता है जब उसके घर में गरीबी होती। गरीबी का मतलब है माता पिता भी मजदूरी करते हैं, बच्चे को भी मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना। पेट पालने का मतलब है कि उन्हें 2 टाइम के खाने के लिए उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को भी काम पर लेकर के जाना पड़ता है और बच्चों से भी कहीं ना कहीं
बच्चों से भी मजदूरी करवानी पड़ती है। तो बाल श्रम का कारण केवल यही नहीं होता कि बच्चा अपने मन से जाकर के किसी होटल में बर्तन धुल रहा है, किसी ईंट की भट्ठी पर ईंट की ढुलाई कर रहा है। कोई भी बच्चा अपने मन से नहीं ये करता है, कहीं न कहीं उसके घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मजबूरी में उस बच्चे को ऐसा करना पड़ता है। दूसरा कारण है अशिक्षा। अशिक्षा भी नहीं होती है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है जितने बच्चे मजदूरी करते हैं मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम के माता-पिता की पढ़ाई-लिखाई नहीं हुई रहती, उतनी शिक्षित नहीं होते हैं, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव उन्हें लगता है कि पढ़ लिख कर के क्या करेगा? करेगा तो मज़दूरी ही करेगा इस तरीके से। तो उन्हें लगता है कि पढ़ाई की क्या ज़रूरत है बच्चे को? वो काम कर रहा है, 4 पैसे आ रहे हैं, तो इस तरीके से सोचते हैं माता-पिता। तो कहीं न कहीं अशिक्षा भी एक कारण है। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि अब एक ही परिवार में अगर किसी व्यक्ति के 4-5 बच्चे हैं, गरीबी है, तो सभी बच्चों का पालन-पोषण करना उस व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। सभी बच्चों की इसी वजह से किसी न किसी बच्चे को उसके साथ चल कर के मज़दूरी करनी पड़ती है, अपने पिता के साथ या अपने माता के साथ जा कर के मज़दूरी करनी पड़ती है ताकि पूरे परिवार का पालन-पोषण हो सके। तो ये सभी चीज़ें आती हैं, ये कहीं न कहीं बाल श्रम के प्रमुख रूप से ये सभी कारण हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। यह कथन है काका कालेलकर का, के एम पन्नीकर का, डॉक्टर कैलाश नाथ का या फिर जी एम घुर्मे का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी के एम पन्नीकर का। यानी कि जातिवाद का मतलब यही है कि जो राजनीतिक भाषा है इसमें किसी एक जाति के प्रति या किसी एक उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव रखना, ये एक गलत भावना है। सभी लोग समान हैं, संविधान ने सभी को समान रूप से अधिकार दिया है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म को बहुत अधिक बढ़ावा या बहुत अधिक इस तरीके से कहीं पर भी कुछ इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप केवल यहाँ पर सबसे पहले आप देश के नागरिक हो और आपको संविधान में जितनी चीजें हिंदू को प्राप्त हैं उतनी ही मुस्लिम को, उतनी ही ईसाई को, उतनी ही सिख को, यानी कि सभी को समान रूप से सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस तरीके से संविधान ने कोई भेदभाव नहीं किया हमारे देश के। तो कहीं ना कहीं जो जातिवाद है इसको निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को गंदा करने का काम करता है और समाज को बांटने का काम करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जातिवाद का दुष्परिणाम है औद्योगिकरण, राजनीति, नैतिक पतन या फिर वैवाहिक प्रतिबंध। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब है दोस्तों कि जातिवाद का दुष्परिणाम ये होता है कि लोग जो ऐसे लोग होते हैं कि ये व्यक्ति तो नीची जाति का है, इसके घर पानी पीने लायक नहीं है या इसके घर बैठने लायक नहीं है, इससे बात करने लायक नहीं है। तो ये क्या है? नैतिकता का पतन है। किसी भी व्यक्ति के अंदर के जो नैतिक मूल्य होते हैं वो उसे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है सभी आपके लिए समान है, आप सबसे मित्रवत व्यवहार करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए। लेकिन जब ये भावना आ गई तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता का पतन हो जाता है, उसके अंदर की नैतिकता मर जाती है। तो यही चीज यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संप्रदायवाद अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना है। यह कथन है रैंडम हाउस डिक्शनरी का, स्मिथ का, जी एम घुर्मे का या फिर डॉक्टर कैलाश नाथ का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए रैंडम हाउस डिक्शनरी का। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सांप्रदायिकता के कारण है जाति व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक कारण, सांप्रदायिक संगठन या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर याद होगा कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शंस हैं 1963, 1975, 1964 और 1969। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी 1964। 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर DS कोठारी जी, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई।
1987 में, 1972 में, 1980 में या 1990 में? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1987 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम कब घोषित हुआ? 2002 में, 2009 में, 2005 में या 2011 में? दोस्तों, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 में घोषित हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और 2010 में पूरे देश में ये लागू हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है? आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी या फिर शोध? दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है कि लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना, यानी कि शिक्षा देना। जब शिक्षा रहेगी तो समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सिंपल सी चीज है कि अब अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप सोचिए आपके आपके पास जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से होगा क्या? इस तरीके से जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या बढ़ने का मतलब क्या है? सभी लोगों को और पानी की आवश्यकता पड़ेगी, सभी लोग और पानी का यूज करेंगे, सभी लोगों को अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अनाज की और अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से चीजों की जो यहाँ पर आवश्यकता है वो बढ़ती जाएगी और उस तरीके से प्रकृति उतनी सारी चीजें नहीं दे पाएगी। अब आप सोचिए, पेड़ लगातार कटते हुए जा रहे हैं, कटते हुए जा रहे हैं, उतनी संख्या में पेड़ लगाए नहीं जा रहे जितनी संख्या में पेड़ कट रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम यही होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों को सही से शुद्ध रूप से हवा नहीं मिलेगी, पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या विस्फोट निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए हमें जब शिक्षित किया जाएगा इसके बारे में कि किस तरीके से बहुत जरूरी है जनसंख्या को नियंत्रित करना, और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। खासकर अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा, 2030 के बाद चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे। चीन से भी ज्यादा जनसंख्या, हम विश्व में नंबर 1 पर हो जाएंगे जनसंख्या के मामले में। और जमीन तो हमारे पास इतनी ही है, बढ़ तो रही नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जनसंख्या को हम नियंत्रित करें। और क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं है जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरों के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। लोग काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में अपने गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। तो शहर भी तो एक सीमित जगह है और वहां पर लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, सबको पानी, सबको खाना, तो इस तरीके से कितनी व्यवस्था होगी। तो इसलिए जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम शिक्षित करें लोगों को। जब जब समाज शिक्षित रहेगा तो जनसंख्या का नियंत्रण अपने आप होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जातिवाद का उद्गम स्रोत है? जाति, धर्म, व्यवसाय या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जातिवाद का उद्गम स्रोत जातियां ही हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। हमारा समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है, हमारा धर्म भी जातियों में बटा हुआ है। तो इस तरीके से जो जातिवाद है इसका उद्गम स्रोत जाति ही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ हुआ? ये आप सभी लोगों को पता है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको समझाया था आप लोगों को कि जो इसकी डेट है वो है 15 अगस्त। मध्याह्न भोजन योजना जब ये शुभारंभ हुआ था इसका तो 15 अगस्त डेट थी। बस अंतर इतना है कि आपका देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 1995 ये बिल्कुल सही है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि बच्चों को कब से पका पकाया भोजन मिलना प्रारंभ हुआ, मिड डे मील योजना स्कूल में कब से बननी शुरू हुई, तो राइट आंसर होता 2004। तो ये भी आप याद रखिएगा और बहुत ही अच्छे से मैंने इसे समझाया है ऑलरेडी आप लोगों को पहले की वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपके सभी विषयों को अच्छे से पढ़ा दिया है और फिर उसके बाद हमने सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया। तो इस तरीके से हमने पढ़ाया है कि अगर आप एक बार भी अच्छे से सभी विषयों को पढ़ लेते हैं तो आपका सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ना तो आपको कोई सीरीज लेने की आवश्यकता है, ना तो आपको कोई भी गाइड लेने की जरूरत है। बस केवल और केवल आप यहाँ से नोट्स बनाते चलिए हमारे चैनल से
और सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ते हुए चलिए और आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सॉल्व करा देंगे। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस केवल आप हमारे लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपका सेकेंड सेमेस्टर बहुत ही आसानी से आप अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा या फिर मीडिया। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए सबसे अच्छी भूमिका शिक्षा ही अदा कर सकती है। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो शिक्षित व्यक्ति को कोई जाति, धर्म और समाज में नहीं बांट पाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जो जातिवाद से ऊपर उठेगी और समाज को एक नई दिशा देगी। इसीलिए शिक्षित करना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को, अपने समाज को। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का या फिर राष्ट्र का। दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा, जहां पर भी शिक्षा की बात आएगी वहां पर सबसे पहले शिक्षकों का ही नाम आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों का योगदान है। और यहाँ पर देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने से तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करना, बच्चों में ह्रास की दर को कम करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना या फिर शिक्षा की अवरोध दर को कम करना। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोका जाना क्या कहलाता है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि अगर कोई बच्चा 1 से अधिक वर्ष तक एक ही कक्षा में है, जैसे मान लीजिए मीना है, वो कक्षा 2 की छात्रा है, कक्षा 2 में वो 1 साल 2 में रही, फिर 2 साल, 1 साल तो खैर 1 साल में बच्चे पास ही करते हैं, दूसरे साल भी वो कक्षा 2 में रही, फिर तीसरे साल भी वो कक्षा 2 से आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चे जो लगातार 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रह जाते हैं, ऐसे बच्चों का अवरोधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है कि एक बच्चा जो स्कूल आ रहा था, उसने अप्रैल में एडमिशन लिया, वो लगातार स्कूल आया, उसके बाद उसने जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर से स्कूल आना बंद कर दिया, मतलब लगातार 2 महीने तक स्कूल ही नहीं आया, फिर उसने स्कूल छोड़ दिया। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं उनका हो जाता है ह्रास, और ऐसे बच्चे जो एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रहते हैं उनका होता है अवरोधन। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए 2017 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना या फिर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। यही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की या दिव्यांगों की। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रौढ़ों की। प्रौढ़ों की मतलब ऐसे लोग जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की है। प्रौढ़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की है और रूढ़िवादी विचारधाराएं उनकी है, मतलब वही जो परंपराएं चली आ रही हैं वो उन्हीं को मानते हैं, जो आज का समय बोल रहा है उसको वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से रूढ़िवादिता और निरक्षरता ये दोनों ही प्रौढ़ों की गंभीर समस्याएं हैं। तो इस तरीके से आज उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, इसके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बगल में घंटी का निशान भी होगा, उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हमारी आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे और
जब तक आप टीचर बन नहीं जाते तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो बस आप लोगों को केवल और केवल डीएलएड पढ़ाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप लोग को आगे चल करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाना, ताकि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बन सकें। ये हमारा उद्देश्य है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लगातार हमारे उद्देश्य के साथ बने रहेंगे और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते चलेंगे। और आप लोग लगातार इस वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस को, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा जिन तक ये पहुंचना चाहिए। तो आप अपने कॉलेज के ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि आपके कॉलेज ग्रुप में ये जाना चाहिए, जहां पर भी आपको लगे कि ये उनके काम का है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और बेस्ट कंटेंट प्राप्त करके शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सके। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।